नमस्कार दोस्तों। राजस्थान में एक कहावत है बड़ी रोचक कि कटियां पेली कोड सूं। ध्यानपूर्वक सुनना आप। कटियां पेली कोड सूं बातां सुनी ने जाए, जिन विद कवि जता दियो उन विद कटिया जाए। कहने का मतलब है कि कटियां पेली कोड सूं, कटियां पेली कि कोई व्यक्ति कटना या मरने से पहले या कटने से पहले उनकी बातें सुनना कि उसको ऐसे कटोगे आप, ऐसे मरोगे, ऐसे वीरता आपकी रहेगी, ये बातें सुनना अच्छा नहीं लगता। लेकिन एक व्यक्ति ऐसे भी थे जिन्होंने, कवि ने जिस प्रकार उनका वर्णन किया था, जिस प्रकार उसकी वीरता, जिस प्रकार कटने का वर्णन किया था, जिस प्रकार उसके बलिदान का वर्णन किया था, वैसा का वैसा बलिदान उन्होंने बाद में दिया था। एक ऐसे ही वीर की कहानी जो इस दोहे पर एकदम सटीक बैठती है, ऐसी ही कहानी लेकर मैं फिर हाजिर हूं। आज हम बात करेंगे सिवाना के जागीरदार, सिवाना के जो मालिक थे, सिवाना के जो राजा थे, जिनका नाम था कल्ला रायमलोद, उनकी कहानी लेकर। कहानी की शुरुआत होती है जोधपुर के शासक, महत्वपूर्ण शासक, मोटे शासक मालदेव से। मालदेव के बाद में आप सबको पता है कि मालदेव के बाद में उनके पुत्र जो थे, जिनका नाम था उदय सिंह या मोटा राजा उदय सिंह, वो जोधपुर की राजगद्दी पर बैठे। और उन्हीं का एक भाई था चंद्रसेन, जिनको भूला बिसरा राजा कहते थे। मुगलों से संघर्ष उन्होंने किया। उन्हीं का एक भाई था रायमल, और वो उनको जागीर दी गई शिवाना का। शिवाना मारवाड़ क्षेत्र में पड़ता था, शिवाना की जागीर उनको दी गई। अब उधर मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री थी मानीबाई, जिसका विवाह सलीम के साथ किया गया 1587 में। और उधर सिवाना के जो जागीरदार थे रायमल, उनके पुत्र थे जिनका नाम था कल्याण सिंह, जिनको कल्ला रायमलोद के नाम से भी जाना जाता है। तो वीर कल्ला जो रायमलोद थे वो बड़े वीर थे। तो जब मानीबाई की शादी हो रही थी अकबर के पुत्र से, तो कल्ला ने इसका विरोध किया था कि ये शादी नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी मोटा राजा उदय सिंह ने अकबर के पुत्र से मानीबाई की शादी हो गई। जोधपुर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए। जोधपुर ने अधीनता स्वीकार कर ली। अब जोधपुर ने अधीनता स्वीकार कर ली, इसका मतलब क्या था कि जोधपुर के शासकों को अकबर के दरबार में हाजिरी देनी होती थी, अकबर के दरबार में बैठना होता था। तो मोटा राजा उदय सिंह भी अकबर के दरबार में रहते थे, और जो शिवाना के जागीरदार थे कल्ला रायमलोद, जो रायमल के बाद में थे कल्ला रायमलोद, वो भी अकबर के दरबार में आगरा में बैठते थे। अब कहानी यहीं से स्टार्ट होती है कि एक बार अकबर का दरबार लगा हुआ था, बड़ा शानदार दरबार, सामने अकबर बैठे थे। इधर एक तरफ राजा महाराजा अपने पद वाइज, मनसब वाइज अलग अलग कैटेगरी होती थी, बड़े राजा, छोटे राजा, उससे छोटे राजा पंक्ति से बैठे थे। उस दिन कोई ज्यादा कामकाज नहीं था। अकबर बड़े मनोरंजन के मूड में था कि चलो आज कोई ज्यादा काम नहीं है, कोई पॉलिटिकल बातें नहीं है, मनोरंजन करो। तो हंसी मजाक चल रही थी, गीत संगीत चल रहा था। अचानक अकबर के दिमाग में न जाने क्या सूझा। उन्हीं दरबार में बैठे थे बूंदी के शासक, जिनका नाम था सुरजन। बूंदी के शासक थे सुरजन। तो सुरजन जब पास में बैठे थे तो अकबर ने सुरजन को कहा, क्या सुना है सुरजन, आपके बेटे शादी योग्य हो गई? तो बूंदी के शासक ने कहा, हाँ दरबार, शादी योग्य हो गई। तो शादी योग्य हो गई तो अपना बेटा है सलीम, उसके साथ शादी कर दो आप। ये बात सुनते ही सुरजन के जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई। अब हां करे, मुगलों से वैवाहिक संबंध सुरजन कराना नहीं चाहते थे, और ना करे तो अकबर जो दिल्ली का शासक था, पूरे देश का शासक था, पूरे राजस्थान के राजा वहां बैठे थे, उनकी गुलामी कर रहे थे, मना करे तो कैसे करे? मना करे तो बूंदी पे हमला होगा या मुझे मार देंगे। सुरजन को पता था कि बाहर निकल नहीं देंगे, पापड़ बढ़ा देंगे मेरा। अब करे तो क्या करे? तो सुरजन शादी करने के पक्ष में नहीं था। सुरजन की जो पुत्री थी उसका नाम था भानकंवर। अब ये भानकंवर बड़ी सुंदर थी। अकबर ने चर्चा सुन रखी थी, इसलिए अपने बेटे सलीम की शादी करना चाहता, जहांगीर की शादी करना चाहता। अब भाई सुरजन को दिमाग में एक ही एक चक्कर चलने लगा। उधर अकबर उसकी तरफ देखने लगे, और सुरजन सोच रहा था कि कैसे करके मुझे इससे पीछा कैसे छुड़ाऊं। अचानक सुरजन के मुंह से एक चीज निकल गई, एक शब्द निकला कि सब शादी योग्य हो गई है, लेकिन सगाई हो गई। अकबर ने कहा, सगाई होगी? भाई राजा की लड़की है, सगाई होगी तो पूरे
राज्य को पता होगा, सगाई हो गई कि किसके साथ सगाई हो गई। अब ये झूठ सुरजन के मुंह पे बिल्कुल साफ झलक रही थी। अकबर भाप गया था कि सुरजन झूठ बोल रहा है, और राज दरबार में जो और राजा भी बैठे थे वो भी भाप गए थे कि सुरजन झूठ बोल रहा है, सगाई हुई नहीं है। होती तो बड़ा प्रोग्राम होता, हम भी जीमने जाते, वहां डांस करते, तो सगाई तो हुई नहीं है। सुरजन ने कह दिया झूठ में। अकबर ने पूछ लिया किसके साथ हुई सगाई। सुरजन सोचने लगा कि यार किसका नाम लूं, चारों तरफ नजर दौड़ाई तो सारे राजा लग रहा था कि कहीं हमारी तरफ इशारा नहीं कर देगी, तो सबने गर्दन नीचे कर रखी थी। लेकिन उसी दरबार में पीछे एक बड़ा बड़ा छेल सबीला लड़का बैठा था, मूंछों पे ताव दे रहा था, और उसका नाम था कल्ला रायमलोत। वही शिवाना के शासक कल्ला रायमलोत, रायमल के पुत्र होने की वजह से रायमलोत, वो बैठे थे, मूंछों पे ताव देते थे, आदत थी उनकी मूंछों पे ताव। अकबर भी नाराज थे उससे कि यार मूंछों के ताव, दरबार में बैठे बैठे क्या मूंछों के ताव दे रहे हो, लेकिन फिर भी आदत से लाचार थे, मूंछों पे ताव देते। सुंदर सा लड़का, जवान लड़का कल्ला रायमलोत। तो सुरजन को चारों तरफ देखने पर कल्ला रायमलोत पर नजर गई, तो अपने हाथ का इशारा कर दिया कि इसके साथ। अकबर ने कल्ला रायमलोत की तरफ देखा और कल्ला रायमलोत को पूछा कि तेरी सगाई हो गई। कल्ला रायमलोत बड़ा मुस्कुराते हुए खड़ा हो गया कि हाँ दरबार, हाँ राजा जी, हाँ शहंशाह, सगाई हो गई। कि यार कब होगी? कि बस 4-5 दिन ही हुई है सगाई हुई। कि यार न्योता वता नहीं दिया, हमें तो इनवाइट ही नहीं किया। कल्ला रायमलोत ने ये कह दिया कि बड़ी जल्दबाजी में थी, वह मुहूर्त मिला नहीं था, अचानक मुहूर्त मिला, आपको बुला नहीं पाया, शादी में जरूर बुलाऊंगा मैं आपको। अकबर को पता था कि यार ये सुरजन भी झूठ बोल रहा है, ये कल्ला भी झूठ बोल रहा है, लेकिन किया क्या जाए, दोनों तरफ हाँ भर ली। अब सगाई हो गई तो बीच में टांग डालने का कोई मतलब नहीं है। तो अकबर ने कहा चलो हो गई तो हो गई, ठीक है। अकबर के दिमाग में ये चल रहा था कि यार ये कल्ला जो मानीबाई की शादी थी उसमें भी मेरे लड़के की शादी होती है, ये बीच में टांग अड़ाने के लिए आ जाता है, इसका कोई इलाज करना पड़ेगा। लेकिन उस समय कुछ नहीं कहा, दरबार भंग हो गया। अकबर के दिमाग में एक ही बात चल रही, जो ही अकबर का दरबार भंग हुआ, अकबर का दरबार समाप्त हुआ, अकबर के दरबार से जब कल्ला रायमलोत बाहर निकले तो सुरजन दौड़ते हुए आए कि यार कल्ला, हम दोनों ने झूठ तो बोल दी, लेकिन इस झूठ में ही सही सगाई को आपको स्वीकार करना है, यह सगाई मान लो आप, और जल्दी से बूंदी जाकर आप सगाई की रस्म पूरी कर दो आप, नहीं तो इस अकबर का भरोसा नहीं है, कल को कोई राजा कान में भर देगा कि सगाई हुई नहीं, झूठ बोली, तो हमारे दोनों की ठुकाई हो जाएगी। तो इसलिए जल्दी से जाके सगाई कर लो आप। तो कल्ला रायमलोत वहां से दौड़े और बूंदी आए, और बूंदी आकर भान कंवर से उन्होंने सगाई जल्दबाजी में कर ली। अब भान कंवरी से जब सगाई हो रही थी तो भान कंवरी को पता था कि अकबर को नाराज करके सगाई कर रहा है, अकबर चुप बैठने वाला है नहीं, उसको पता था इसका युद्ध होना है, ये मुझे पे ताव देता है, बंदा युद्ध होना ही होना है, और युद्ध होगा तो ये छोटी सी रियासत का है। लेकिन भान कंवरी ने ये कहा कि चलो सगाई हो गई, आधा विवाह हो गया, विवाह हो जाएगा बाद में, नहीं होगा तो भी कोई बात नहीं है, यदि इस पृथ्वी पर मैं तुम्हारे साथ रहूं या नहीं रहूं, लेकिन स्वर्ग में तुम मेरा साथ जरूर देना। कड़े का मतलब था, पता था उसको कि अकबर से संघर्ष होना है और बलिदान होना है कल्ला। और भान कंवरी ने कहा कि स्वर्ग में हम पक्का साथ रहेंगे। ये बात कहने के बाद में कल्ला वापस आगरा आ गया अकबर के पास। लेकिन अकबर के तो दरबार में वही बेइज्जती की, यार मैंने रिश्ता कल सुरजन को कहा था, अपने रिश्ते के लिए बात की थी, मना कर दिया, कैसे करे, कल्ला का कोई इलाज करना पड़ेगा। तो उसी समय दूसरे दिन अकबर ने आदेश निकाला कि कल्ला का ट्रांसफर किया जाता है लाहौर, और लाहौर में सहायक किलेदार बनाया जाता है, क्योंकि लाहौर में उसके आसपास में काफी उपद्रव होते थे, काफी हमले होते थे। तो अकबर ने कहा कि या तो यार लाहौर भेज देंगे, लाहौर में जोधपुर के बहुत सारे शासकों को लाहौर भेज देते थे जिनको हटाना होता था रास्ते से। तो अकबर ने उसका कल्ला रायमलोत को भी जोधपुर लाहौर भेज दिया, भाई हमला होगा मर जाएगा या वहां परेशान होगा, नहीं तो देखा जाएगा। तो कल्ला रायमलोत को लाहौर भेजा, और लाहौर का एक किलेदार था। अब वहां भी कल्ला तो वही मूंछों के ताव, वो छेला बन के घूम रहा है, कोई डर नहीं, उसको पता था कि अकबर से मेरा संघर्ष होना है, मुझे मृत्यु का कोई डर नहीं। अब वह किलेदार से अनबन हो गई, और एक दिन कल्ला ने उस किलेदार की गर्दन काट दी। अब ये तो
विद्रोह का झंडा गाड़ना हो गया। अकबर जैसे बड़े शासक, जो एशिया में बड़े शासकों में गिनती होती थी, उसके विरुद्ध विद्रोह का झंडा गाड़ना हो गया, लेकिन बिना डरे कल्ला ने उसकी गर्दन काट दी और वहां से भागकर, वहां से लाहौर से भागे। और बीच में राजस्थान की एक रियासत पड़ती थी बीकानेर, वो भी अकबर के अधीन थी, और बीकानेर के शासक थे कल्याण सिंह, कल्याणमल। तो उसके पुत्र थे जिनका नाम था पृथ्वीराज, पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़ कवि थे, कविताएं लिखते थे, अकबर के दरबार में थे। जो एक किताब लिखी थी वेली कृष्ण रुक्मिणी, एक किताब लिखी थी, काफी प्रसिद्ध थी। तो पृथ्वीराज राठौड़ उस दिन बीकानेर आए हुए थे जब कल्ला वहां से लाहौर से भागकर यहां आए। तो उस समय पृथ्वीराज राठौड़ को कविताएं लिख रहे थे। पृथ्वीराज राठौड़, कल्ला भी राठौड़, तो ये पृथ्वीराज राठौड़ अंकल हो गए, बड़े बड़े थे इनसे, तो अंकल। तो ये पृथ्वीराज राठौड़ कविताएं लिखने में व्यस्त थे, वीरतापूर्ण कविताएं लिखते थे। तो कल्ला रायमलोत उनके पास गया कि अंकल आप बड़ी वीरतापूर्ण कविताएं लिखते हो, मर्सिये लिखते हो, मर्सिये, मर्सिये, मर्सिये होते हैं कोई वीर व्यक्ति जब मरता है तो उसकी वीरता की कहानियां जो होती है उसको बोलते हैं मर्सिये। तो मर्सिये लिखते हो, एक मेरे लिए भी मर्सिये लिख दो आप। तो पृथ्वीराज राठौड़ ने कहा कि यार मर्सिये लिख देंगे, आप जब मरोगे तब मर्सिये लिख देंगे। आप कैसे मरोगे, कैसे वीरता से मरोगे, कितने लोगों को मार के मरोगे, कैसे तलवार चलाओगे, उसको देख कर लिख देंगे। तो कहा कि अंकल मरने के बाद में नहीं, आप तो मेरे लिए अभी लिख दो, आप जो लिख दोगे वैसा मैं मर जाऊंगा। तो उसके बाद में पृथ्वीराज राठौड़ ने उनके लिए एक मर्सिये लिखे थे, जो एक किताब भी प्रसिद्ध हुई थी, कल्ला के कुंडलियां, कल्ला की कुंडलियां लिखी थी उन्होंने, जो कल्ला रायमलोत थी उनकी वीरता पर लिखी थी। तो मर्सिये उनके लिखे, इसीलिए तो वो राजस्थान में मैंने पहले जो दोहा बोला था कि कटियां पेली कोड सू बाता सुने न कोई, कटियां पेली कोड सू बाता सुने न कोई, जिण विद कवि जता दियो, जिण विद कवि जता दियो, जिण विद कवि जता दियो। कहने का मतलब जैसा कवि ने लिखा, जैसा कवि ने लिखा, पृथ्वीराज राठौड़ ने जैसा लिखा उसी तरह विद कटिया जा, और वैसा का वैसा ही कल्ला रायमलोत बाद में शहीद हुआ था, जैसा पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखा। अब बीकानेर में जब कल्ला रायमलोत थे उसी समय अकबर का संदेश आया कि कल्ला को कहा कि आप आगरा में उपस्थित हो। कल्ला को पता तो चल गया ये बूढ़ा छोड़ेगा नहीं मुझे, लेकिन करे क्या, सिवाना जाए आगरा जाए, सिवाना जाए आगरा जाए, सिवाना जाएगा तो हमला करेगा, हमले का मुझे डर नहीं है, लेकिन जनता तो परेशान होगी, और आगरा जाएगा तो वो मारेगा क्योंकि उसके किलेदार को मार के आ रहा हूं। लेकिन फिर भी कल्ला रायमलोत ने सोचा कि चलो यार देखा जाएगा, जो होगा, आगरा चलते हैं हम। तो आगरा गए, अकबर बैठा था। कल्ला सोचते जा रहा था कि जाते ही आग बबूला होके मिलेगा मुझे, गाड़ियां निकालेगा, मुझे गिरफ्तार करवाएगा, लेकिन होगा जो देखा जाएगा। लेकिन जब अकबर के पास पहुंचा कल्ला रायमलोत तो अकबर बड़े शांत थे, क्योंकि अकबर बड़ा चालाक था। अकबर नब्ज जानता था राजपूतों की, राजस्थान के राजाओं के नब्ज जानता था। कल्ला पास में पहुंचा तो खैर खबर पूछी ठीक है कि नहीं, वो लाहौर वाला मामला उसने उठाया ही नहीं। तो कल्ला को अफसोस हुआ कि यार, आश्चर्य हुआ कि यार ये बात तो वो करनी थी, ये कहाँ घर बार की बातें पूछ रहे हैं, ठीक है कि नहीं राजा, आपके सिवाना में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लाहौर कैसा रहा, बीकानेर में क्या कुछ चल रहा है, पृथ्वीराज जी के हालचाल कैसे, ऐसे पूछे। तो यार कल्ला को डाउट हुआ कि कुछ गड़बड़ तो जरूर है, दाल काली है या पूरी दाल में काला है कि दाल काली है पता नहीं है, लेकिन है जरूर इसमें। तो उसके बाद में धीरे से अकबर बाद में बोला कि यार कल्ला, तेरी एक बहन है, वो शादी योग्य हो गई, बताइए। कल्ला का तुरंत दिमाग ठनका कि बूढ़े में चाल कुछ और चल रही है कि हाँ राजा जी, हाँ शहंशाह, शादी योग्य तो हो गई, क्या अपना सलीम है उससे शादी कर दो आप। कल्ला ने सिर पिटा कि अरे सलीम, पहले मानी बाई फिर बूंदी वाले मामले, मेरे सलीम पीछा छोड़ेगा नहीं, क्या करे इसका। लेकिन अब अकबर ने बात कर दी तो इसके सामने मना तो नहीं किया जा सकता कि शादी योग्य तो हो गई है राजा जी, लेकिन कहाँ आप, कहाँ मैं, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, आपका और मेरा रिश्ता बराबर वालों में होता है, ये तो रिश्ता जमेगा नहीं। तो अकबर ने कहा यार समझी बढ़ने पर बराबर ही है, आप ऊंच नीच नहीं होती, सब बराबर है। अकबर ने ये कहा। तो कहा कि राजा जी आप शहंशाह, दिल्ली के शहंशाह हो आप,
मैं आपकी खातिरदारी नहीं कर सकता, इतना छोटा जागीर, मैं तो राजा ही नहीं हूँ, मारवाड़ की एक छोटी सी रियासत सिवाना का जागीरदार हूँ, कहाँ आपकी बराबरी करूंगा। और यदि आपके ये रिश्ता स्वीकार भी कर लिया मैंने, तो भी आप जैसे बड़े आदमी आओगे, बारात लेकर आओगे, तो मैं आपकी खातिरदारी नहीं कर पाऊंगा, आपके रुकने के लिए मेरे पास महल ही नहीं डंका। तो अकबर ने कहा कि अरे छोटी बड़ी बातें छोड़ो, आप तो बड़े पैसे वाले गरीब, ये कुछ नहीं होते मेरे नजर में, और आपको कुछ वहां तैयारी करनी है तो पैसे ले जाओ। अकबर ने आदेश दिया। कल्ला ने कहा कि पिता छोड़ेगा नहीं बूढ़ा, तो वहां से बहुत सारे पैसे लिए और कल्ला रायमलोत वहां से सीधा सिवाना आ गया। रास्ते में सोच रहा था कि अब तो युद्ध होना ही है, लेकिन पैसे लेकर कल्ला रायमलोत सिवाना पहुंचते ही उन पैसों से कोई शादी वादी की तैयारी नहीं की, सीधा सिवाना के किले का निर्माण कार्य और मरम्मत चालू करवा दी। भाई युद्ध होने वाला है। काफी दिनों तक उन्होंने सिवाना के किले की मरम्मत करवाई, तैयार करवाया। उसके बाद जब शादी की डेट फिक्स हुई तो फिर कल्ला रायमलोत ने कहा कि सोहेल साहब आपने पैसे तो भेजे, मैंने तैयारी भी की है, लेकिन हाथ जोड़ के निवेदन है कि सलीम की जो बारात भेजो ना, वो थोड़ी अंदाज की भेजना, लिमिट की भेजना। छोटा सा रेगिस्तान में छोटा सा मेरी जागीर है, आप यूं नहीं कि 10,000 आदमी बारात में, आप तो शहनशाह हो, दिल पूरे भारत के शासक हो, तो आप 10,000 आदमियों को भेज दो, मैं नहीं संभाल पाऊंगा, छोटी सी बारात भेज दो। तो अकबर ने कहा कि चलो ठीक है यार, सलीम को भेज दूंगा, 5-10-20 आदमियों को और भेज दूंगा, आप तो चिंता मत करो, बस शादी की तैयारी करो आप। कल्ला रायमलोत ने कहा कि ठीक है आप भेजो। अब उधर बारात लेकर सलीम या जहांगीर सिवाना की तरफ रवाना हो गए, कुछ साथियों के साथ, थोड़ी बहुत सेना थी उनके पास, और सिवाना की तरफ रवाना हो गए। अब देखो, राजस्थान में एक परंपरा होती है कि जब भी गांव के बाहर पहुंचती है बारात, तो उसके लिए स्वागत के लिए जो वहां सामने वधु पक्ष के होते हैं, वो सामने अगवानी करने के लिए आते हैं या स्वागत करने के लिए आते हैं, इसको बोलते हैं सामेला। सामेला। तो कल्ला रायमलोत सामेला करने के लिए गांव से बाहर ही, जहां सलीम का डेरा लगा हुआ था, वहां आए, और कहा जाता है कि सलीम की उन्होंने जूतुस की माला पहनाकर स्वागत किया, धुनाई की कि बेवकूफ आदमी, हर जगह तेरी शादी एक जगह जोधपुर में करवा दी, उधर बूंदी में तू कूद पड़ा था, बड़ी मुश्किल से मैं सगाई करके आया हूं, और इधर मेरी बहन मिली जो। तो सलीम की बड़ी बेइज्जती की, ठुकाई कर दी जबरदस्त। सलीम वहां से रोता रोता अपने पिता के पास, अकबर के पास आया और पूरी कहानी सुनाई कि रायमलोत ने तो विद्रोह कर दिया है और मैं गया था शादी के लिए और वहां मुझे मिले हैं जूते। अकबर बड़ा क्रोधित हुआ और एक बड़ी सेना लेकर सिवाना पर आक्रमण का आदेश दिया 1589 में। और इस समय 1589 में जो सेना भेजी, उसका नेतृत्व, अकबर बड़ा चालाक था कि आपस में राजपूतों को लड़ाता था, तो अकबर ने जो मोटा राजा उदय सिंह थे, उसको सेना का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी सौंपी। और उदय सिंह कल्ला रायमलोत के अंकल हुए, तो उदय सिंह को बड़ी सेना के साथ सिवाना पर हमला करने के लिए भेजा। और बहुत तगड़ा हमला करने के बाद में लगने लगा कि कल्ला रायमलोत को की पराजय निश्चित है और अब हमें बलिदान करना पड़ेगा। और यही सिवाना का जो है वो सेकंड शाखा कहलाया। सेकंड शाखा, सिवाना का सेकंड शाखा जो था वो 1589 में सिवाना का सेकंड शाखा हुआ। और इसमें कल्ला रायमलोत ने केसरिया किया और जौहर के लिए बूंदी से जिस राजकुमारी से उनकी मात्र सगाई हुई थी उसको बुलाया गया और भानकंवर के नेतृत्व में जौहर किया। भानकंवर ने एक सगाई होते हुए भी जौहर किया और कल्ला रायमलोत ने अपनी आन बान शान के लिए केसरिया धारण किया और अपना बलिदान उस युद्ध में 1589 के युद्ध में दिया और यह कहलाया सिवाना का सेकंड शाखा। तो ऐसे थे कल्ला रायमलोत और कल्ला रायमलोत की कहानी। ऐसी ही कुछ अनसुनी कहानियां जो राजस्थान की हिस्ट्री में बिखरी पड़ी है, उन्हीं को लेकर मैं फिर हाजिर होऊंगा। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। एक नई कहानी जो फिर इंटरेस्टिंग होगी, फिर रोचक होगी, वो लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना यदि नई कहानी आपको सुननी है। एक नए वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।